देखिए बेटा, आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है जयलक्ष्मी आदर्श विद्या मंदिर कांडारेज की ओर से। आज हम गणित विषय के ऊपर बेसिक चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले अपन बेसिक में प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा करें। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे अपन? ऐसी संख्या जो एक से लेके अनंत तक चलती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को, सभी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब इसको अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से सारी संख्याएं, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन बात करें पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, अगर प्राकृत संख्याओं में अपन 0 को शामिल कर ले तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर कहां तक चले? अनंत। वही अनंत का चलिए, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कहां तक चलेगी? अनंत। तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, इसमें से क्वेश्चन और बन जाता है जैसे आपके, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो सत्य है क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर मैं इसका विलोम पूछूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना सभी तो, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। इसके बाद में अपन बात करें पूर्णांक संख्याओं की। कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ चलती हो, ऐसी संख्याओं को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अपन ग्राफ में पढ़ा था, मूल बिंदु पे आपका 0 होता है, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, तो 0 के दाईं ओर 1, 2, 3 इस तरीके से चलती जाएगी संख्याएं, कहां तक चलेंगी? वही अनंत तक चलेगी। और 0 के बाईं ओर कौन सी संख्या पाई जाएगी? ऋणात्मक संख्या। -1 है, -2, -3 इस तरीके से ये भी माइनस के अनंत तक चलेगी। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बाद में बात करें अपन परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी सबसे ज्यादा काम आता है आपके परिमेय, इससे संबंधित आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन है परिमेय से संबंधित। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए, परिमेय संख्या होती क्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में हम बात करें, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लेते हैं। p/q का मतलब है अंश और हर के रूप में लेते हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब p और q ऐसे पूर्णांक होते हैं, p और q ऐसे पूर्णांक होते हैं कि उन दोनों का HCF यानी मेसर HCF क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए p और q, यहाँ
P व Q दोनों जो है सहभाज्य संख्या होती है। P व Q सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य का मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि P व Q कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं हैं P और Q, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ऐसी दो संख्या जिनका HCF हमेशा 1 हो, ऐसी संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। कोई सी भी संख्या हो, अगर जिनका HCF अपन निकाले, मैसर पे निकाले, तो मैसर पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या। तो इसके बारे में अपन लिख देते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहेगी? ऐसी संख्या जिनका HCF का मतलब मैसर क्या होना चाहिए, 1 होता है। सहभाज्य संख्या होती है। अब देखिए मैसे का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याओं का अपन मैसे निकालते हैं वो सब मैसे जो सभी संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या का अपन ने मैसे निकाला, 2 है, 3 है, 5 है। अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1। एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। इस 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग इन तीनों में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या होती है मैसे। जिन जिन संख्याओं का अपन मैसे निकालते हैं वो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है, जो उन सभी संख्याओं को समान रूप से क्या करती है, विभाजित करती है। अब जैसे अपन किसी और संख्याओं के मैसे की बात करें, 12 और 15 दोनों का अगर अपन क्या निकाले, मैसे पर निकाले, तो मैसे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 का भाग है इसमें 6 बार, फिर वापस से 2 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जाएगा 3 भाज्य संख्या है 1। इसी प्रकार इसके भी भाज्य गुणनखंड करें। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा सबसे पहले 5 बार, फिर 5 का जाएगा। दोनों के अगर टुकड़े क्या प्राप्त हुए, तो 2 गुना 2 गुना 3, ये तो आपके पास 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 15 के क्या प्राप्त हुए, 3 गुना 5। अब देखिए मैसे में अपन क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, दोनों नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, तो केवल जोड़ा किसका बन रहा है, 3। तो इसका जो HCF अपन को प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया अपन को कि 12 और 15 को, 12 और 15 का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3। उभयनिष्ठ का मतलब है जिन जिन संख्याओं का अपन में से निकाल रहे हैं उन सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो ये इसका HCF जो है, इसका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी 12 और 15 में 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 12 में भी चले जाए और 15 में चले जाए। अब जैसे अपन कहें कि 4 है, 4 का भाग 12 में तो जाता है लेकिन 15 में नहीं जाता है। 5 का भाग 15 में जाता है लेकिन 12 में नहीं जाता है। कोई सी भी संख्या देख लीजिए आप, इन दोनों को समान रूप से विभाजित नहीं करेगी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो क्या है, इसका 3। अब इसी प्रकार अपन परिमेय में बात बताया मैंने आपको कि P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य का मतलब क्या बताया मैंने, इन दोनों का मैसे क्या होना चाहिए, 1। यानी P व Q, ये दोनों जो संख्या है P व Q, P बटे Q, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। 1 के अलावा दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अर्थ समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैं अगर आपको कोई संख्या डालूं और मैं आपसे पूछूं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या कब होगी, वो
जब p व q क्या होने चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है तो आप उसको परिमेय नहीं कह सकते। हाँ, कोई संख्या है वो पहले से, मान लीजिए मैं यहाँ 12/15 ही लूँ। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये परिमेय है या नहीं है, तो तुम डायरेक्ट इसके लिए मना थोड़ी करोगे कि ये परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या पहले कट रही है, इसको काट के अपन क्या करेंगे, पहले छोटा बनाएंगे, सरल रूप करेंगे इसका। तो ये दोनों 3 से कट रहे हैं, पहले 3 से कट गया, कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब बताओ 4 और 5 किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। अब 4 व 5 का आप क्या निकाल के देखो, में से क्या प्राप्त होगा, कोई जोड़ा बनेगा कि इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि 4 के गुणनखंड तो 2 गुना 2 और 5 का गुणनखंड क्या आएगा, 5, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो जोड़ा नहीं बनेगा तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1। जिसमें जोड़ा नहीं बनता है उसका एचसीएफ क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। 1 मानेंगे तो बताओ ये परिमेय संख्या हुई या नहीं हुई। अब इसका भिन्न रूप क्या था, 12 तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्याओं के लिए हमेशा अपन को क्या देखना है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी। और p व q कौन सी संख्या है, सहभाज्य। सहभाज्य जो संख्या है उसको अपन कैसे देखेंगे कि सहभाज्य है या नहीं है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, मैसे। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में अपन बात करें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। एक तो वास्तविक संख्या आती है आपके, और एक आती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक का मतलब नाम से चल रहा हो कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और एक काल्पनिक संख्या नाम से इसका पता चल रहा है कि काल्पनिक का मतलब कल्पना की जाने वाली संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो, वो काल्पनिक संख्या होगी। जिनकी केवल अपन क्या कर सके, कल्पना ही कर सके, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक संख्या होगी। वास्तविक का यानी जितनी भी परिमेय व अपरिमेय संख्या है सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याओं की बात की जाए तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो सभी क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं की केवल अपन कल्पना कर सकते हैं। जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में आ गया, माइनस में। तो अपन उस त्रिभुजाकार आकृति को बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना, क्योंकि किसी चीज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जैसे कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्थान इसने घेरा हुआ है, तभी इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर माइनस में क्षेत्रफल आ रहा है तो इसका कोई अस्तित्व होगा इस कमरे का, नहीं। केवल अपन इस कमरे की क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहेंगे अपन, काल्पनिक संख्या कहेंगे। सभी ऋणात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं अपन, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन वर्गों के रूप में पढ़ते हैं। वर्ग। अब वर्ग संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले वर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है अगर उसका अपन वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग में उस संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं, यानी घात कितनी लगती है, 2 लगती है। जैसे 2 है, इसका अगर अपन वर्ग करें तो इसी संख्या को अपन वापस इसी संख्या से क्या करते हैं,
गुणा करते हैं, 2 गुना 2 करते हैं। प्रत्येक संख्या का अपन वर्ग करते हैं इस तरीके से। वैसे आपको मुख्य जवानी लगभग 30 तक के वर्ग सभी को वैसे याद हो जाने चाहिए, और बाद में अपन शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे इसका निकालने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका बताता हूँ। वैसे आपने याद भी कर रखे हैं, 30 तक के सभी को याद हो गए लगभग। अब शॉर्ट तरीका अपन कैसे निकालते हैं, कोई भी दो संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, कोई सी भी दो संख्या, तो 1 से 9 तक तो अपन को सभी को मुख्य जवानी याद है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। अब दो संख्याओं का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, आपको ये सर्वसम्मिका सभी को याद होगी, a + b का होल स्क्वायर याद है ना। तो सभी को क्या होती है, a² + 2ab + b², ये होती है। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्लस की चिन्ह को हटा देंगे और बीच में इसको ऐसे तरह हल करते चलो। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे 12 ले लेते हैं। अब ये तो a का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, b का। a और b दोनों का मान हो गया। अब आपको वर्ग कैसे करना है, इस सर्वसम्मिका को ध्यान रखना आपको केवल। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इधर से करते चलते हैं अपन। इसका वर्ग करेंगे सबसे पहले, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। हासिल हो तो हासिल आप अलग से भी देना, हासिल नहीं हो डायरेक्ट लिख दो। तो सबसे पहले इसका वर्ग करना है, तो 2 दूनी 4। फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ किसका वर्ग करना है, 1 का वर्ग करना है। 1 का वर्ग 1, 144। और बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, 23 ले लेते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले अपन। 3 दूनी 6, 6 दूनी किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 23 का कितना आ गया, 529। और बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, 34 ले लेते हैं। 34 का वर्ग करते हैं। अब आप खुद बोलो, 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16, 16 का 6, हासिल 1। 3 चौको 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो 3 चौको 12, 12 दूना 24 और 1 25 का, हासिल 3 तिया 9 और 2 1156। इसी प्रकार और बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो आप वर्ग जल्दी से निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ ले लिया 56 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। 56 का करते हैं, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 36, हासिल 3। 6 पंजो 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63, हासिल 6। 5 का वर्ग 25, 25 और 6 31। अब बताओ टाइम लगेगा आपको वर्ग निकाल सकते हो ना आसानी से। तो आपको केवल इस तरीके से वर्ग करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अपने मन से संख्या लिखो कोई सी भी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके वर्ग की स्पीड बढ़ती जाएगी। और वैसे आपको मुख्य जबानी 30 तक के वर्ग कंप्लीट याद हो जाने चाहिए। वर्ग आपको लिख देता हूँ। एक तरफ अपन संख्या लिखते हैं, ये वर्ग और उसकी घन संख्या। तो वर्ग में हमेशा संख्या के ऊपर घात नहीं लगेगी 2, और घन में संख्या के ऊपर घात नहीं लगेगी 3, ठीक है। सबसे पहले अपन 1 का वर्ग करें तो 1, उसका घन भी कितना आएगा 1। देखिए 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दीजिए, हमेशा 1 ही आएगा। 2 का वर्ग 4, उसका घन कितना हो जाएगा 8। 3 9,
घन 27, 4 का 16, 64, 5 का 25, 125, 6 का 36, 216, 7 का 49, 8, 64, 9 का 81, 729, 10, 100, 1000, देखिए ये आपकी वर्ग संख्याएं हो गई। वर्ग जो संख्याएं हैं मैंने आपको 1 से लेके 32 तक की तो वर्ग संख्याएं लिखी, और जो घन संख्याएं हैं वो आपको 20 तक की मैंने घन संख्याएं लिखी। ये यानी आपको ये तो वैसे जबानी आपको याद हो जानी चाहिए। वैसे वर्ग संख्याओं को मैं आपको निकालने का जो तरीका भी बता दिया है, बड़ी संख्याओं को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये आपको लगभग वैसे याद हो जानी चाहिए। बाकी अपन कल इसके बारे में आगे और बात करेंगे, इनको और भी शॉर्ट रूप में समझने की कोशिश करेंगे, वर्ग किस तरीके से और शॉर्ट तरीके में निकाल सकते हैं। फिर अपन वर्ग निकालना बताएंगे कि आपको किस तरीके से शॉर्ट में वर्ग निकालना है, घन करना है, घनमूल निकालना है, ये सारी चीज़ें अपन करेंगे।